आदाब सभी को। आज आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के इस अगले सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। कल हुई बातचीत का मैं एक थोड़ा रिकैप देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि कल हमने शुरू किया था एक जनरल ओवरव्यू देते हुए कि हम इस सीरीज में क्या क्या करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे, जैसा कि इस सीरीज का टाइटल है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातें करने की जो कला हो सकती है, जो आर्ट हो सकती है, उसका इस्तेमाल अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप उसे हार्डकोर जर्नलिज्म में ही करें। हो सकता है कि आप उसका इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग की स्किल के लिए कर रहे हो, या एक जनरल आर्ट ऑफ लिविंग की तरह उसको लेना चाहते हो कि आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, या किसी आप बुनियादी तौर पर हो सकता है कि कोई पब्लिक शाई हो और वो बातचीत शुरू ना कर पा रहा हो। ये सब कुछ ऐसे मसले होते हैं जो हम लोगों के ग्रोइंग अप के कुछ हर्डल्स हैं, जो हमारी जो परवरिश होती है, जो हमारा मुआशरा होता है, हम उससे कुछ बुराइयां लेकर आते हैं। और जब हम होश संभालते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कन्वर्सेशन में उतने अच्छे हो पाए, या कन्वर्सेशन हमें करना पसंद है, लेकिन हम उसमें कैसे एंट्री लें और कैसे हम उसे पॉसिबल बनाएं और एक खुशगवार बातचीत को कैसे अंजाम दें, इसके लिए हमने कल एक ओवरव्यू जैसा रखा था। उसको मैं एक रिकैप की तरह फिर से पेश कर देता हूँ। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी से बातचीत शुरू करते हैं, यहाँ पर हम उसका पर्पस तो खैर एक एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू के शक्ल में रख रहे हैं और उसको ही पस मंजर रखकर आगे बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अपने दूसरे पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। पहला है रिसर्च, दूसरा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ज्यादा उसका एक डिफाइन जो फॉर्म है उसको लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर क्लियर होना, अपने ऑडियंस को कंसिडर करना कि हमारा ऑडियंस, उसका कल्चरल डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। ऑडियंस को जो कुछ सुनेगा, जो हमारी इस बातचीत को अगर वो रिकॉर्ड करके शाया की जाए, पब्लिश की जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए, तो जो सुन रहा है, जो उसका टेकर है, इमीडिएट टेकर जो उसका कंज्यूमर है, उसका प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में हमने एक कल रोशनी डाली थी। सरसरी तौर पर ही इन चीजों पर बात की थी और इस पर हम आगे बात करेंगे और भी। फिर आप सवालों को कैसे बनाएं, ये भी इसका एक हिस्सा है इस पूरे प्रोजेक्ट का। फिर आप अपनी स्क्रिप्ट और आउटलाइन कैसे तैयार करें, आप रिकॉर्डिंग के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टेक्निकल चेक चेक कैसे करें। फिर आप एटमॉस्फेयर जिसमें रिकॉर्डिंग करने वाले हैं या बातचीत करने वाले हैं, उस पर क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जा सकती हैं। आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जिस पर्पज से आप बातचीत इनिशिएट आपने की है, कॉन्वर्सेशन, उसमें टाइम के फैक्टर्स क्या हैं, इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा अपने जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसके साथ एक अच्छा स्मूथ रैपो कैसे क्रिएट करें। फिर एक आपका प्रोफेशनलिज्म का एक की जरूरत होती है, जिसमें आपका अपीयरेंस का मामला भी होता है कि आप कैसे अपीयर करें, क्या कपड़े पहने, कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे एक मिनिमम जो एटिकेट्स हैं उनको, ये जो एक पब्लिक एटिकेट्स होते हैं उसमें कैसे ध्यान रखें। इसके अलावा सुने, गौर से सुने, एक्टिव लिसनिंग इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, उस पर भी हम लोग बहुत ही डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर ये सब कुछ होने के बाद जब आप इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं, तो आप उसका एक फॉलो अप भी बनाते हैं। अब हम आज की बातचीत में जिन 3 चीजों पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो है, किसी भी बातचीत में 3 स्टेक होल्डर्स होंगे। एक आप होंगे, एक आप जिससे बात कर रहे हैं वो होगा या होगी, और फिर इन दोनों लोगों की बातचीत को सुनने वाला एक तीसरा, यानी कि कंज्यूमर उसका, या जो ऑडियंस है वो होगा। चाहे वो रेडियो या ऑडियो के टर्म्स में लिसनर होगा, ऑडियो विजुअल के टर्म्स में वो लिसनर और व्यूअर होगा, या कोई रीडर होगा। इन तीनों केसेस में अपने ऑडियंस को जानना भी एक जरूरी चीज है। तो अपने बारे में जानना, गेस्ट के बारे में जानना और ऑडियंस के बारे में जानना, आज की बातचीत के इन 3 हिस्सों में से सिर्फ हम इस पर बात करेंगे कि आप अपने गेस्ट को कैसे जानें। और ये आपकी रिसर्च का ही एक पार्ट है। इस रिसर्च के इस पहलू में, जिसमें हम सिर्फ
डोमेन एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या जो पर्टिकुलर फील्ड है आपके गेस्ट की, हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, ना उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं जिस डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ आपका गेस्ट है, यानी जिससे आप बात करने जा रहे हैं उसके साथ उस सब्जेक्ट को कैसे जाने, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ गेस्ट को जानने के लिए। गेस्ट को जानने के लिए जिन मोटे तौर पर जिन 7-8 चीजों का आपको ध्यान रखना है, अब हम उस पर आते हैं। आपको ये समझना होगा कि गेस्ट की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी, उसका बैकग्राउंड क्या है। पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल में जब आप थोड़ा घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि उसका बर्थ प्लेस क्या है, वो कहाँ पर पैदा हुआ। वो इंडिया में पैदा हुआ या अब्रॉड में पैदा हुआ। हो सकता है कि कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन किसी के पेरेंट्स हो सकता है उस वक्त जब उसकी पैदाइश हुई तो किसी नौकरी या किसी और पर्पज से वो बैरूनी ममालिक में हो सकता है कि वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ हो सकता है कि वो अफ्रीका में पैदा हुआ हो सकता है वो मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ हो। उसके पैदा होने की जगह भी उसके पर्सोना को बनाती है, उस पर एक असर डालती है। हो सकता है कि वो सिर्फ 1, 2, 4 साल की उम्र में वो वापस आ गया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर थोड़े भी उसके पास ग्रोइंग ईयर्स उसके अब्रॉड में होंगे तो उसका पर्सोना एक अलग तरह का होगा, उसकी शख्सियत एक अलग तरह की होगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी चूंकि इतना डाइवर्स कंट्री है हमारी, उसमें भी कोई नॉर्थ में पैदा हुआ होगा, उसका बिहेवियर का, उसकी साइकोलॉजी का, उसके बिलीव्स का की एक दुनिया अलग होगी। साउथ में पैदा हुआ होगा तो, और साउथ में भी अलग अलग रीजन्स में उसके साथ वो कुछ स्पेशल ट्रेड्स अपने लेकर बड़ा हो रहा होगा, या फिर वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होगा तो अलग होगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होगा तो वो एक अलग इंसान होगा। इस तरह से हम अगर ब्रॉड ये 4 डिवीजन कर लें और उसको कल्चरल और ज्योग्राफिक स्पेशलिटी को ध्यान में रखें, उसको पस मंजर रखें, तो हमको ये समझना चाहिए कि एक आदमी के बनने में उसके अपने बर्थ प्लेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि वो बर्थ प्लेस रूरल था या कोई स्मॉल टाउन था या है, या कोई स्मॉल सिटी है, या कोई मेट्रोपोलिस है। गांव में जो पल रहा है, बढ़ रहा है, या अपने होश संभाला उसने, कुछ 10+2 तक की पढ़ाई की या नहीं की, मतलब ये जो बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसके, वो किसी गांव में हो रहे हैं, या किसी छोटे कस्बे में हो रहे हैं, या छोटे शहर में हो रहे हैं, या किसी मेट्रोपोलिस में उसकी उस परवरिश हो रही है, या पढ़ाई लिखाई हो रही है, या उसका वक्त जो गुजर रहा है, तो उसका बर्थ प्लेस उसके पूरे पर्सोना का एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। तो अगर आप ऊपर से देखा जाए तो कोई पूछ सकता है कि ये तो हम तो भाई एक इंटरव्यू करने या एक कॉन्वर्सेशन इंस्टिगेट करने के लिए हम किसी आदमी के पास जा रहे हैं, तो इसमें ये क्या जरूरी है कि हम ये जाने कि वो केरल का रहने वाला है, या गुजरात का रहने वाला है, या पंजाब का रहने वाला है। लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग टेकअवेज हैं, आप समझिए। जैसे कि अगर कोई पंजाब में पैदा हुआ हो तो पंजाब क्योंकि इंडिया के पार्टीशन का सब मोस्ट अफेक्टेड इलाका है, तो वो वहां उसके ऊपर वो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उस पार्टीशन के जो फॉलोआउट्स हैं वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से, भले वो थर्ड जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन वो कहीं उन मेमोरीज से अलग नहीं हो पाता, यानी कि जो पार्टीशन की मेमोरीज है। और पार्टीशन को अगर छोड़ भी दें तो भी पंजाब के कल्चर की अपनी कुछ एक उसकी मिट्टी, उसके पानी और उसकी एक जिंदगी का एक अलग एक शख्सियत पर असर डालने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, जो आप अगर अलग अलग स्टेट्स में वहां पर जो उसकी कल्चरल हिस्ट्री है, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, या जो वहां पर जिस तरह से रिलेशंस रहे होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस रहे होंगे, या कॉलोनियल पास जो हमारा है,
उन सब चीजों का अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग उसके मैनिफेस्टेशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पौंडीचेरी में पैदा हुआ हो तो वो बिल्कुल एक अलग इंसान होगा उस आदमी के कंपैरिजन में जो बिहार के सासाराम या गया में पैदा हुआ हो। कहने के लिए ये सभी लोग हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में पैदा हुए। जैसे कि मैंने ओवरसीज के बारे में कहा कि कोई अब्रॉड में अगर पैदा हुआ है तो वो अपनी एक स्पेशलिटी लेकर आता है, उसी तरह इंडिया के भी अलग अलग रीजन्स में जो पैदा हुए लोग हैं और जिनके ग्रोइंग ईयर्स किन्हीं खास जोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट का जो हिस्सा है, उससे उस आदमी को पहचानना या उससे उसको थोड़ा डीपर डिग करने के लिए आपके पास एक मजबूत बैकग्राउंडर हो जाता है। तो ये एक बर्थ प्लेस अगर आप ठीक से समझ पाए, और सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन की तरह नहीं बल्कि इसमें आप दिलचस्पी लेकर कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर गुजरात के किसी जिले में पैदा हुआ तो उस पर्टिकुलर जिले में क्या कोई नदी ऐसी बहती है, क्या बाढ़ आती है, क्या वहां सूखा पड़ा, क्या कभी भूकंप आया, जिस जिस साल में वो पैदा हुआ था उस साल के आगे पीछे 10-15 वर्षों के पॉलिटिकल नेचुरल कैलेमिटीज या टर्मोइल्स को भी ध्यान में रखना होगा। ये बर्थ प्लेस के बारे में मेरा कहना है। दूसरी चीज है उसका जो फैमिली कॉन्स्ट्रक्ट है, किस तरह की फैमिली से आया। फैमिली में हम दोनों चीजों को ध्यान में रखें। एक तो ये कि उसके इमीडिएट पेरेंट्स कौन रहे, पेरेंट्स, और दूसरा पहलू है कि अगर वो मैरिड है या उसके बच्चे हैं या वो डाइवोर्सी है या वो सिंगल है, ये उसका दूसरा पहलू है। अगर हम उसके पेरेंट्स के बारे में जाएं तो हम पेरेंट्स के बारे में भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा अपनी रिसर्च के दौरान कि वो पेरेंट्स क्या अरेंज मैरिज के से जुड़े हुए रिलेशनशिप में थे या उन्होंने किसी तरह की लव मैरिज की या घर से भाग गए या पेरेंट्स में से कोई एक ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया या बाप ने छोड़ दिया। लड़का क्या पेरेंटल केयर से, या लड़का या आपका जो गेस्ट है या चाहे मेल फीमेल जो भी है वो क्या पेरेंटल केयर के छतरी के नीचे रहा या फिर पेरेंटल केयर कहीं मिस किया। तो पेरेंट्स का होना, पेरेंट्स का टूटा हुआ होना, पेरेंट्स का ना होना, ये सब उस आदमी के पर्सोना को अफेक्ट करता है, उसको बनाता है, उसकी वो एक स्पेशल आदमी धीरे धीरे बन जाता है। यानी कि एक रेगुलर पेरेंटल केयर में पैदा हुआ पला बड़ा बच्चा एक तरह का होगा और सिंगल मदर का बच्चा एक दूसरी तरह का होगा, डाइवोर्सी का बच्चा एक तीसरी तरह का होगा, और अगर वो ऑर्फन है तो वो भी एक स्पेशल चीज होगी। हो सकता है कोई बच्चा गोद ले लिया गया हो। इतनी तरह के शेड्स हैं एक आदमी के वजूद के, और इन सब चीजों को अगर हम अपने खाते में रखें, हम अपने रिसर्च के दौरान इन सब चीजों को अगर हम दिलचस्पी लेकर जान पाए तो हम एक बहुत स्पेशल आदमी से बात कर रहे होंगे, और हम तब इधर उधर बीटिंग द बुश करने के बजाय हम थोड़ा फोकस ढंग से उस आदमी से अपना एक बॉन्ड बना पाएंगे और वो ट्रस्ट उसका जीत पाएंगे, जो कॉन्वर्सेशन की एक बहुत बुनियादी चीज होती है। अगर आपके मेहमान को या आपके सब्जेक्ट को, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर उसको ये लग जाए कि आप बहुत उखड़े उखड़े ऊपर ऊपर से उसको एक सरफेस लेवल पर ही अप्रोच कर रहे हैं, तो वो सरफेस लेवल पर ही जवाब देगा। वो कहीं पर भी आपका जो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है वो बन ही नहीं पाएगा। क्यों? कि आपने उसके लिए जो जरूरी तैयारी थी वो आपने नहीं की। और जरूरी तैयारी में जैसे कि हमने कहा शुरू में कि बर्थ प्लेस, इसके बाद ये जो फैमिली का सवाल है, फैमिली के साथ अब ये सिबलिंग्स का भी सवाल जुड़ा हुआ है कि वो अपने पेरेंट्स का कितने नंबर का बच्चा था, यानी कि उसके पेरेंट्स के उसके अपने भाई बहन कितने थे। बड़ा होने पे घर का सबसे बड़ा होगा, उसका एक अलग तरह का पर्सोना होगा। अगर वो सबसे छोटा होगा तो उसका एक दूसरी तरह का होगा। यानी कि कहा भी जाता है, सब लोग ये बात आप जानते हैं, जो लोग भी घरों में आप परिवारों को देखते हैं, फैमिलीज को, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है घर का बड़ा बच्चा
एक दूसरी तरह की जिम्मेदारी से भरा हुआ है। बच्चा छोटा हो सकता है कि वो ज्यादा जिद्दी हो, ज्यादा पैम्पर्ड हो, इस तरह के कुछ एक कन्वेंशनल नोशंस हैं। तो वो उन कन्वेंशनल नोशंस को भी हम कैसे जांचें और अपनी एक्सपीरियंस के, कि हमने इतनी तरह के घर के बड़े बच्चों को देखा तो उनके ये कुछ जनरल ट्रेड्स होते हैं, सबसे छोटे बच्चों को देखा तो उनके ये जनरल ट्रेड्स होते हैं। उसके बेसिस पर आप एक कंक्लूजन इन्फर करेंगे और उसके साथ आप उस आदमी से कॉन्वर्सेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, आप इस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आप घर के एक सबसे बड़े बच्चे से बात कर रहे हैं। या हो सकता है कि घर में 12 बच्चे रहे हों और उनमें से आपका जो गेस्ट है वो उसी तरह एक लापरवाही से पाला गया हो, उसके पेरेंट्स को मालूम ही ना हो कि वो किस इतनी उम्र में वो किस क्लास में था, वो क्या करना चाहता था, उसने क्या जिंदगी में किया। हो सकता है कि वो एक बहुत लापरवाह परवरिश की पैदाइश हो, की का नतीजा हो। तो इस केस में फिर वो एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट या एक स्पेशल अप्रोच आपका उसके साथ होगा। उसी तरह से अगर आप सबसे छोटे बच्चे की बारे में बात करें तो आपका ये जो जनरल परसेप्शन है, हो सकता है कि बातचीत करते हुए आप उसको रीअसेस करें कि और ये भी आपके लिए एक सेल्फ लर्निंग की चीज होगी कि आप जैसा सोचते थे कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा पैम्पर्ड होता है, और वो उस नतीजे को आप अपने जहन में फिर दोबारा अपने कंक्लूजन को रीअसेस कर सकें। और वो भी एक जरूरी चीज होती है कि आप अपने जो बंधे बंधाए कंक्लूजन्स हैं उनको आप तोड़ें, उसको रीअसेस करें, रिविजिट करें और इस तरह से आप आगे बढ़ें। तो बाद की बात होगी कि इसको जो खालिद भाई ने कहा कि हम ऐसे लोग जो इम्पोर्टेंट लोग हैं सोसाइटी में, हम उन तक पहुंचें और उनके साथ उनके दिलों की बात रिकॉर्ड करें और उसे कहीं पर माउंट करें और एक जगह से दूसरी जगह वो बात पहुंचे। क्योंकि हम लोगों का जो पूरा जो कन्वेंशनल मीडिया है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है और हम वही बातें सिर्फ सुन पाते हैं जो उनके मफाद की हों, उनके डिजाइन में जो फिट बैठती हैं वही बातें सबसे ज्यादा। इस तरह से आपके पास जो सेंस ऑफ सेलिब्रिटी है या किसका इंटरव्यू होना चाहिए, किसको रिकॉर्ड करना चाहिए, किसकी बात को प्रिजर्व किया जाना चाहिए, डिसैमिनेट किया जाना चाहिए, इसको लेकर हम खुद भी एक तरह से लोडेड एक नोशन के साथ चलते हैं। जबकि आपके इर्द गिर्द इतनी तरह की कहानियां और इतनी तरह के एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं जिनको आप अपने पास अवेलेबल इक्विपमेंट से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो सिर्फ एक इरादे की कमी है और थोड़े से शायद ओरिएंटेशन की कमी है, जो शायद मुझसे जितना हो पा रहा है मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ और करूंगा। मैं जो कुछ भी, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं जो कुछ भी यहाँ कहूंगा वो कोई भी किताब में पढ़ी हुई बात नहीं, बल्कि मेरी अपनी प्रूवन एक्सपीरियंस से जो बातें हैं वो मैं कहूंगा। तो इस मामले में ये पूरा सेशन या जो सीरीज ऑफ सेशन है वो इसलिए स्पेशल या अलग होगी कि ये बातें कहीं आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। ये कि जो जो कुछ भी है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मैंने अपने बड़ों से जो सीखा है उसको एक जगह पर लाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा था, जहाँ पे बात छूटी थी कि घरों में भी देखिएगा कि जो फैमिली एल्डर्स हैं उनके पास खुद आपकी अपनी फैमिली लीनिएज की कहानियां, उनका विजडम, उनके एक्सपीरियंसेस, वो सब कुछ एक वक्त की जैसे कि धूल में छुपते चले जाते हैं। जबकि अगर आप अपने घर में किसी बड़े बूढ़े से ये पूछें कि उसके जमाने में पढ़ाई कैसे होती थी, खाना कैसे पकता था, कैसे छोटी छोटी कहानियों से लोगों को एक इंस्पायर किया जाता था, उनके अंदर लाइफ के वैल्यूज कैसे इनकलकेट किए जाते थे, ये सब उनके पास कहने के लिए वो तैयार बैठे। अगर कमी है कहीं तो ये कि हम इस बात को, इस ट्रेजर को, जो हमारे फैमिली एल्डर्स हैं उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और फैमिली एल्डर्स तो मैंने इमीडिएटली आपके लिए एक इजी टारगेट बताया कि हर किसी यहाँ मौजूद हर 12-13 जो लोग भी मौजूद हैं, 19 लोग, 18 लोग, वो अपने बगल में झांक कर देखें, अपने घर में जो उनके नाना, दादा, दादी, नानी, सास,
जो लोग भी एक्सटेंडेड फैमिली के जो फैमिली एल्डर्स हैं, उनके पास कितना कुछ है बताने के लिए, क्योंकि वो उतने आर्टिकुलेट नहीं है, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन राइटिंग या स्पीकिंग नहीं है, तो आपको उनकी थोड़ी मदद करनी होती है। और एक सिंपली एक अच्छे लिट अप कंडीशन में, जहाँ अच्छी रोशनी हो, जहाँ थोड़ा नॉइज कम हो, जहाँ वो ठहर कर सोच कर बात कर सकें, और थोड़ा आपको भी एक इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल एंगेजमेंट, वो लगन, वो उनको रिस्पेक्ट, उसके साथ हम इस काम को एक एक रिपोजिटरी बना सकते हैं, हम अपनी फैमिली की एक लीगेसी बना सकते हैं। तो फैमिली की लीगेसी जो कि आपकी इमीडिएट कोई शायद शौक भी हो आपके अंदर, आपके बच्चों को, कई बार होता है कि जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बच्चे हैं, वो बिल्कुल उनका कनेक्ट आपके दादा नाना नानी जो फैमिली एल्डर्स हैं उनसे टूट जाता है, और घर में इस तरह के जो बड़े बूढ़े हैं वो एक अबंडेंट हालत में पड़े रहते हैं। मतलब उनको सिर्फ आपने खाना दे दिया, उनकी केयर कर दी, इससे ही सिर्फ वो स्पेशल फील नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तजुर्बे हासिल किए हैं, वो उनकी आने वाली पीढ़ियों में कैसे जाएं, कैसे वो वैल्यूज जो उन्होंने जिनको लेकर के जिंदगी जी है, वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन हो। इसके लिए आपके पास एक टूल है, टूल आपके पास कैमरा है, आपके पास एक ऑडियो रिकॉर्डर है, आपके पास लिखने की सलाहियत है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हम इमीडिएट अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें इसको इम्प्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है कि जो सेलिब्रिटी का नोशन आपको बनाया गया है कि आप जो भी वीडियो कंज्यूम करते हैं वो ज्यादातर ऐसे लोगों का जिनके बारे में कहा गया, जिसको मीडिया या जो पूरा बाजार है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई करता है। मतलब पहले आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करेगा, और फिर आपसे कोई प्रोडक्ट बिकवाएगा, फिर आप उसको एडमायर करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बिग बॉस में आ गया तो वो तो आपके लिए एक अटेंशन की चीज हो जाती है, लेकिन वो जो बिग बॉस में नहीं आया, वो जो आपके घर के किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो जितना इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है कि ये आदमी इंपॉर्टेंट है, इसकी नेटवर्थ ये है, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है। ये सब जो फ्रॉड है वो बेसिकली मार्केट ड्रिवन है, और इस तरह की जो कन्वेंशनल मीडिया है उसके फायदे के लिए है। उसमें जो क्लिक बैट है उससे उसको फायदा मिलता है, और हमारा उसमें कोई सच पूछिए तो सिवाय इसके कि हम एक रैट रेस में शामिल हो जाएं, उससे अलग हमारा कोई रोल नहीं हो पाता। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने उस मुद्दे पर आते हैं जहां हमने छोड़ा था, कि जब आप किसी जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझें। तो पर्सनल के बारे में हमने आपसे उसके प्लेस ऑफ बर्थ और उसकी फैमिली का कॉम्पोजिशन समझने की एक मांग आपसे रखी। उसकी बहुत जरूरत है कि आप एक आदमी को समझने के लिए जिसके साथ आप बात करने जा रहे हैं, उसके और आपके बीच में ये जो अजनबियत की दीवार है वो कैसे उसको धुंधला बनाएं, कैसे उसे तोड़ें, कैसे आप और वो दोनों एक पेज पर आकर एक, जैसे कहते हैं, दिलजोई करना, एक हार्ट टू हार्ट एक कॉन्वर्सेशन को पॉसिबल बनाना। और वो तभी हो पाएगा जब आप एक आदमी में जाती दिलचस्पी लेते हैं और ऐसे स्टेप वाइज आप तैयारी करते हैं। तीसरी चीज है, आप अपने गेस्ट के सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी जानें। हम लोगों के यहाँ चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, या और दूसरी तरह की हायरार्की और डोमिनेंस का जो पूरा सिस्टम है, उसमें ये समझना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो गेस्ट है या जिससे आप बात करने जा रहे हैं, वो किस कास्ट में पैदा हुआ या किस रिलीजन में पैदा हुआ, किस कास्ट को बिलोंग करता है, और कास्ट की जो इस हायरार्की में वो खुद कहाँ है। उसके कास्ट की हायरार्की में ऊपर या नीचे या बीच में होने से वो एक अलग आदमी होता है, और तब आप उसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि उसकी इस जर्नी में उसकी कास्ट की इस प्रिविलेज को या डेप्रिवाइजेशन को कैसे समझा जाए, और
कैसे इन दोनों चीजों ने, चाहे वो कास्ट के हायरार्की में नीचे होने की वजह से वो डिप्राइव्ड रहा हो या वो ऊपर रहने से प्रिविलेज्ड रहा हो, इन दोनों ही फैक्टर्स ने उसको एक स्पेशल आदमी बनाया है। हम अभी वैल्यू जजमेंट में नहीं जा रहे हैं कि हम उसको ऊपर या नीचे होने से उसके बारे में कोई वैल्यू जज करें। आपके सामने एक मरीज है, या कहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए इमीडिएट इस वक्त इमीडिएट पेनिट्रेशन या इंटरवेंशन की ऑफर कर रहा है कि आप उसको ठीक से समझें। तब उसके लिए उसकी कास्ट हायरार्की में उसकी प्लेसिंग पोजीशनिंग क्या है उसको समझें। और कई बार वो होगा, अगर इकोनॉमिक उसका बैकग्राउंड देखें तो हो सकता है कि वो बहुत एक मामूली गरीब घर का कोई आदमी हो, जिसने अपनी कोशिशों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की हो सकता है कि वो एक मॉडरेट इकोनॉमिक बैकग्राउंड का आदमी हो या औरत हो, या हो सकता है कि बहुत एफ्लुएंट है, बहुत खाते पीते वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हो। ये तीनों ही लोग, तीनों की जर्नी बिल्कुल अलग होगी। बेशक वो अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर जब आप उससे मिल रहे हैं, हो सकता है कि वो कहीं से फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की कोई कहानी बता रहा हो, लेकिन वो अपने साथ इस कॉन्टिन्यूटी को आप तोड़ नहीं सकते, वो उसके साथ चलता है। यानी कि अगर कोई आदमी जिंदगी के 40वें 50वें बरस में उसके पास कुछ नहीं था लेकिन आज उसके पास सब कुछ है, वो आदमी भी अपने साथ अपने पास्ट की इन छायाओं से आजाद हो नहीं पाता। और इन छायाओं को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई आदमी जब छोटे शहर में या छोटे गांव में या मॉडरेट इकोनॉमिक कंडीशंस में रहता है, जहां उसके पेरेंट्स हो सकता है कि कोई मामूली पेशा करके या कोई किसानी करके, या एक हो सकता है कि वो एक बहुत गरीब किसान हो सकता है कि मझोले किसान हो। हम लोगों के यहाँ तो बहुत कुछ तो एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल उसका बैकग्राउंड है उसको भी समझना एक चीज होती है। कई बार बातों बातों में ऐसी चीजें खुलकर सामने आती। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एक्टर एक यशपाल शर्मा है, वो, हालांकि मेरी रिसर्च का हिस्सा वो नहीं था, लेकिन वो बातों बातों में जब ये बात आई और उन्होंने क्या कहते हुए ये कहा कि फिर मैंने दिल्ली में रहते हुए कुछ ऑड जॉब्स किए, और जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या ऑड जॉब्स किए, तो पहली बार उनके चाहने वाले भी और उनको जानने वाले भी, यहाँ तक कि उनके दोस्त और उनके क्लासमेट्स भी पहली बार ये जान पा रहे थे कि दिल्ली में अपनी पढ़ाई करते हुए वो एक ज्वेलर के यहाँ कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने, जोड़ने, रिपेयर या कार्विंग का काम किया करते थे। या फिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो जो वैक्यूम क्लीनर्स होते थे वो घर घर जाकर बेचा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी कहानियां तब सामने आएंगी जब आप एक आदमी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड को अपने खाते में रखेंगे। आपका फोकस ये रहेगा कि ये आदमी जिसके सामने आप बैठे हैं वो बना कैसे, वो किन स्टेजेस से गुजरकर वैसा आदमी बना कि आज उसको आप इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे या उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन आप इंस्टिगेट करने के लिए पहुंचे। कुछ तो उसने अचीव किया होगा जिंदगी में कि, और उस अचीवमेंट में वो किसी वन फाइन नाइट वन फाइन मॉर्निंग नहीं हो गया, वो किसी कहीं गैब से नहीं गिरा, बल्कि उसने अपनी कोशिशों के जरिए स्टेप वाइज उसको अचीव किया। तो वो जो कोशिशें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एक आदमी की जर्नी के जो डॉट्स हैं उसको मिलाकर आप उसको एक जिसे कहते हैं हार्ड मास का आदमी बरामद करते हैं। वरना आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि वो आप एक स्केलेटन की तरह, उसका एक ऑब्जेक्ट की तरह आप को वो एक कार्डबोर्ड कैरेक्टर की तरह पेश किया जाता है। अगला स्टेप है एजुकेशन का, कि इस आपके गेस्ट की पढ़ाई कैसी रही। क्या वो पढ़ने में बहुत अच्छा था या वो पढ़ने में बहुत खराब था, एवरेज था, और अपने स्कूल के दिनों में वो क्या ख्वाब देखा करता था अगर वो स्कूल गया तो, या गई तो। और अगर वो पढ़ने में एवरेज था या थी, तो उस केस में उस छोटी सी कमी को जो वो अपने पीयर ग्रुप में कहीं पीछे, जैसे पीछे ना रह जाएं,
तो कुछ दूसरी चीजों में दिलचस्पी लेना, मसलन कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हो सकता है कि कुछ म्यूजिक में या कोई स्पोर्ट्स में या डांस में या सिंगिंग में, कोई एक ऐसी चीज जो बेशक हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, राइटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में, तो एक कमी को पूरा करने के लिए एक इंसान अपनी एक दूसरी स्ट्रेंथ अपने स्कूल के दिनों में बना लेता है। तो स्कूल हो सकता है कोई ऐसा भी आपका सब्जेक्ट हो या आपका गेस्ट हो जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन तो भी उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में एस्पिरेशन, पढ़ाई को लेकर उसके क्या इरादे थे, क्या अगर वो पढ़ पाता या पढ़ पाती तो वो क्या करना चाहता था। तो इस तरह से उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करने से भी आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि आपका गेस्ट आपके पूछे हुए सवालों को ठीक ढंग से प्लेस कर पाएगा कि नहीं, उसके पास वो एक मिनिमम सेंस ऑफ डिसाइफरमेंट जिसे कहते हैं कि वो डिसाइफर कर पाएगा कि नहीं, आपके सवालों के उस स्ट्रक्चर को ठीक से ठीक से समझकर उसका जवाब दे पाएगा कि नहीं। ये उसकी अपनी एजुकेशनल अपब्रिंगिंग या उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका एफर्ट कम या ज्यादा इससे भी होगा अगर आपका गेस्ट ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा आर्टिकुलेट है, तो आप अपने सवालों को बनाते हुए एक अप्रोच रखेंगे। और अगर कम पढ़ा लिखा है तो भी चूंकि आपके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, इससे आपको बात करना है, तो आप उसके 2 दर्जा नीचे आकर आप उसकी समझ के हिसाब से अपने सवाल फॉर्मुलेट करेंगे। अगला इसमें एक पहलू होता है बिलीव्स का, कि उस आपके गेस्ट के बिलीव्स क्या हैं, चाहे वो रिलीजियस बिलीव्स हों या फिर ये सब जो टंट घंट और पूजा पाठ या रिचुअल्स में उसकी कितनी दिलचस्पी है। ये कुछ चीजें आपको आमने सामने बैठकर देखने में भी समझ में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कोई आदमी अपने हाथ की 5 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए हो, या वो कोई धागा बांधे हुए हो, या कोई माथे पे चंदन लगाया हो, या कोई टोपी पहने हो, जिससे आपको उसके बारे में एक अंदाजा लगता है कि उसके रिलीजियस बिलीव्स कितने हैं और कहाँ तक वो एक रेशनल थिंकिंग में जा सकता है, और कितना वो गॉड फियरिंग है, या कितना वो डिटर्मिनिज्म पर यकीन करता है, या कितना वो जिसे कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो तो होगा ही, वो तो अब खुदा का करना था, या मतलब अब आप ये 2 लोग अलग अलग तरह के होंगे। एक आदमी जिसने एक कुछ अपनी कोशिशों से, अपने एक सेल्फ कार्विंग से एक रेशनल अप्रोच जिंदगी को लेकर हासिल किया हो, और एक दूसरा जो एक बहुत कंजर्वेटिव और एक परिपाटी में जिसे कहते हैं पला हुआ एक आदमी हो। तो ये 2 अलग अलग लोग, उनके अंदर एक तरह से कम्युनिटी ड्रिवन पर्सोना और एक इंडिविजुअल क्वेस्ट के तहत खुद अपने आप को ढूंढना और खुद अपने आर्गुमेंट बनाना, ये उसके बिलीव्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उनके घर में गए हुए हैं तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि घर में किस तरह की सजावट है। क्या वो फैमिली एक तरह के जो कन्वेंशनल सजावट की चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पर कैलेंडर हो, या जो वॉल हैंगिंग्स हो, या अल्पना, और ये इस तरह की जो कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल लिविंग है, वो भी एक आदमी के बारे में कुछ बताता है। तो अगर आप अपने आंख कान खुले रखेंगे तो आप अपने गेस्ट को और ढंग से समझ पाएंगे कि आपका गेस्ट गॉड फियरिंग है, रेशनल है, या क्या उसका उसके रिलीजियस बिलीफ्स क्या है। इससे भी आप उसके बारे में कुछ एक 2 और नई चीजें जान पाएंगे। आपको उसके करियर ग्राफ के बारे में भी तैयारी करना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस करियर को उसने चुना उसमें उसका ग्राफ क्या है। वो आपको अगेन रिसर्च का ही एक सिलसिला है जो आप अपने गेस्ट को बेहतर ढंग से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है कि वो एक से ज्यादा शहरों या कस्बों या जगहों पर माइग्रेट करता रहा हो फॉर वेरियस रीजन, चाहे वो उसका अपना प्रोफेशन हो जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हो, या उसकी जॉब इनसिक्योरिटीज हो जो उसे। तो जो सबसे ज्यादा वेल ट्रैवल्ड आदमी होगा,
जो अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के रह चुका, या अगर अब्रॉड की बात करें अलग अलग कंट्रीज में रह चुका, वो एक अलग स्पेशल आदमी होगा। मतलब उसमें और उस आदमी में फर्क होगा जिसने एक ही जगह पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बनारस में पैदा हुआ और अपनी उम्र के 80वें साल में भी बनारस में ही रह रहा है, और पूछे जाने पर कि उसने क्या मध्य प्रदेश का दमोह देखा, क्या उसने तमिलनाडु में वो मदुरई गया, पता चलेगा कि नहीं, उसने तो ट्रेन में भी सफर नहीं किया। तो इस तरह एक आदमी जो बिल्कुल एक ही जगह पर रह गया वो एक तरह का आदमी है। एक आदमी दूसरा जो अपने जॉब के सिलसिले में या एडवेंचर के सिलसिले में माइग्रेट करता रहा एक जगह से दूसरी जगह, वो एक अलग तरह का आदमी होगा। यानी कि कोई एक वेल एक्सपोज्ड होगा जो डाइवर्स कल्चर्स को समझ पाता होगा, और तब वो एक स्पेशल आदमी होगा या औरत होगी। उसी तरह से उसके थॉट्स में वो एक लिबरल, ओपन या फिर कंजर्वेटिव एक असर उस पर देखने को मिलेगा। फिर इसमें एक चीज है जो हम लोग फिर अगले किसी क्लास में बात करेंगे कि प्रिपरेशन करते वक्त आपको उसके जो पुराने इंटरव्यूज हैं या पुराने बयान हैं, चाहे वो कहीं प्रिंट में छपे हों या रेडियो में बने हों या ऑडियो फॉर्म में हों या वीडियो फॉर्म में हो, उसमें वो क्या बातों को बार बार दोहराता है या दोहराती है, उसमें कितनी ऑनेस्टी है, अपनी बात को कहने के कुछ वो नए नॉवेल तरीके निकाल पाता है, अपनी स्टोरीज को कुछ हर बार नए तरह से कह पाता है कि नहीं, या उस कहने में कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें सामने आ रही हैं कि 3 महीने पहले कही गई बात, 3 महीने बाद कही गई बात में कोई एक मेल आपको नहीं दिखा। ये सब आपके अपने जजमेंट, इस आदमी को समझने के लिए ये सब टूल्स हैं। इसमें उसकी वॉइस, उसकी स्पीच, उसका टोन, उसका बोलने का तरीका, उसके कंसर्न्स, ये सब पर भी हम लोग आगे क्लासेस में बात करेंगे। अब हम यहाँ पर मैं चुप हो जाता हूँ। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी हम लोग बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, ये जो रिसर्च के लिए कुछ किस्म के टूल्स होते हैं क्या स्पेसिफिकली? ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हम इतना हो सकता है ये सिली सवाल होगा, हम इतना रिसर्च करने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए क्या बाकी रह जाता है? मतलब उनके बारे में इतना हम जान लें तो उनके लिए तो फिर अब इंटरव्यू के में हम क्या सवाल करेंगे, क्या पूछने के लिए क्या बाकी रह जाता है? हाँ, दोनों ही बातें ठीक है। पहला आपका क्या सवाल था? हाँ, इसके लिए रिसर्च के लिए क्या टूल? हाँ, कुछ टूल्स हैं, कैसे रिसर्च कैसे करना पड़ेगा? अब हाँ आजकल तो काफी सोशल मीडिया से भी उनके बारे में मालूम हो सकता है, उनके सोशल मीडिया हैंडल से भी मालूम हो सकता है, या फिर उनको डायरेक्ट कॉल करके पूछना पड़ेगा कि या कैसा कैसा उसको अप्रोच होना है उनके बारे में, कहाँ पैदा हुए, ये सारे रिसर्च करने के लिए। हाँ, तो अब आप देखिएगा टूल्स में अब बहुत तरह की चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में बात हो रही थी, तो तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आपको वो वीडियोस मिलेंगे जो दूसरे लोगों ने बनाए, वो वीडियोस मिलेंगे जो तीस्ता ने खुद बनाए, वो आर्टिकल्स मिलेंगे जो तीस्ता ने लिखे, वो आर्टिकल्स मिलेंगे जो तीस्ता के बारे में लिखे गए, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं मौजूद पहले से। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? कि आप फिलहाल तीस्ता सीतलवाड़ के साथ किसी और इरादे से कुछ और पूछने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो जो चीजें ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं और हैं पब्लिक डोमेन में, आप उससे नया क्या पूछें? क्योंकि आपके वहां जाने, आपके तीस्ता से मिलने के पीछे आपका अपना कोई एक पर्पस होगा। हो सकता है कि वो सवाल न पूछे गए हों अभी तक किन्हीं वजहों से जो आप पूछना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप हो सकता है तीस्ता सीतलवाड़ से ये पूछना चाहें कि क्या वो उनकी अम्मा ने उनको सिलाई कढ़ाई सिखाई थी? अब आप कहिएगा कि ये तो अजीब सा सवाल आप कह रहे हैं, लेकिन क्यों? वो भी तो एक इंसान है। और अगर मुझको तो उषा उत्तुप ने कहा कि उनको कपड़ों में इस्त्री करना बड़ा मजा आता है। अब ये उषा उत्तुप ने जब तक मुझसे ये बात नहीं कही थी, उससे पहले पब्लिक डोमेन में ये बात कही नहीं थी कि उषा उत्तुप, जो कि एक रंभा हो जो गाना आपने सुना होगा, बहुत फेमस सिंगर हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बात बताई कि उनको कपड़ों में इस्त्री आयरन करने में बड़ा मजा आता है।
अब ये एक छोटी सी बात एक आदमी को कैसे एक धड़कता हुआ इंसान बरामद करती है। वरना जो लोग स्टूडियो में बैठकर या जो उसका फिटिशाइजेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि पहले सेलिब्रिटी बनाएंगे, फिर सेलिब्रिटी को गॉड बनाएंगे, फिर उसको इंसान ही नहीं रहने देंगे। ऐसे में मैं कहता हूँ आमिर साहब इसलिए गए वहां ये पूछने के लिए कि सुई में तागा डाल लेती हो। तो देखिएगा ये बात भी एक दूसरी पर्पस को सॉल्व करती है, क्योंकि ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा है। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो आपके आसपास हैं जिन्होंने सुई में तागा नहीं डाला। आप डाल लेंगे, लेकिन किसी ने उनको सिखाया भी नहीं। एक मिसाल ही दे रहा हूं मैं ये बात कहते हुए। दूसरा सवाल आपका क्या था? ये दो दो सवाल कवर कर चुके हैं आप। हाँ जी, दो हाँ, मतलब आपका ये कहना था कि जब सब कुछ हम जान ही जी लेंगे तो हम क्या जी करेंगे। जी तो जी मैं कह रहा हूं कि जानने तो आप जाएंगे, क्योंकि आप जाएंगे तो आप अपने कुछ इरादे से जाएंगे। वरना क्या है, सब कुछ। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, विकी पेज पर कभी यकीन मत कीजिए। विकिपीडिया पर जितने भी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो चूंकि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं है। मेरे किए हुए इंटरव्यूज से बहुत सारे विकी पेजेस ने उसे करेक्ट किया। जब मिसाल के तौर पर किसी को कहा गया कि वो धनबाद में पैदा हुआ लेकिन फिर वो दरभंगा में पढ़ा, मैंने जब विकी पेज के बेसिस पर उससे कहीं पूछा चाय पीते हुए कि ये दरभंगा का क्या चक्कर है, बोले वो वहां पे गलत लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे विकी इनपुट्स हैं जो गलत लिखे हुए हैं। तो इसमें किसी में सही या गलत की बात नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया खुद ही अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉन्ट्रीब्यूटिव है या कोलैबोरेटिव है। वो ये नहीं दावा करता कि यहाँ पर दी हुई आमिर साहब के बारे में सारी मालूमात सही होंगी, क्योंकि आमिर साहब ने वो पेज नहीं बनाया। आमिर साहब के किसी और किसी तीसरे आदमी ने वो उसका इनपुट था। तो कहने का मतलब ये कि रिसर्च में आपको वेरियस सोर्सेज पर रिलाई करना होगा, और वेरियस सोर्सेज से आप किसी नतीजे पर पहुंचे तो वो ज्यादा समझदारी की बात होगी, बजाय इसके कि आपने विकी पेज से प्राइमरली कोई इंफॉर्मेशन गैदर की। जी समीना सर, मुझे एक डाउट क्लैरिफाई कर लेने का है सर। इसमें मेरी मिस्टेक मैं रेक्टिफाई कर लेना चाह रहे हैं। ये मैं एमसीजे कोविड के टाइम पे कर रही थी सर। एक लेक्चर में मुझे एक डाउट आके मैं सर से पूछी थी मैं, जर्नलिज्म मीन्स न्यूज़ वैल्यूज को अपन ज्यादा मेन पर्पस न्यूज़ वैल्यूज को अपन देखना ना सर। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है, अब सर इरफान सर बोले थे प्लेस ऑफ बर्थ, उन क्वेश्चन जिससे पूछ रहे उनका देख के करना है, लेकिन न्यूज़ वैल्यूज में थोड़ा जस्टिस के वास्ते अपन पूछे समझो। फॉर एग्जांपल व्हाट आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, आई वांट टू से सर, पीआर स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहे थे टॉपिक वो। पीआर स्ट्रैटेजी में मेरे सवाल ये था कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पीआर स्ट्रैटेजी के थ्रू ही शबरीमला का इश्यू रेस करे क्या बोल के मैं सवाल करी थी। तो एक्चुअली ही इज अ मेनन, आई डोंट नो, ही इज मेनन फ्रॉम केरला, आई डोंट नो दैट टाइम। सो ये 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 बैकग्राउंड नहीं मालूम होते हुए अपन न्यूज़ वैल्यूज को ही जो ज्यादा प्रायोरिटी देना सही है, या नहीं तो उनका बैकग्राउंड समझ के अपन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछना सही है? हाँ, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी अच्छी बात कही। मैं भी कल ये सोच रहा था कि ये बात भी मैं इस आज वाले डेलिब्रेशन में रखूंगा। क्या होता है कि हम कुछ अपने थोड़ी लापरवाही की वजह से कुछ ऐसी बात किसी से करते हैं जो उसको जचती नहीं है। मतलब जचती का मतलब ये हुआ, जाहिर है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि उसको जचना चाहिए कि नहीं जचना चाहिए। लेकिन अगर वो बार बार इस बात को पर जोर देता है या देती है कि उसको किसी को अंधा नहीं कहना है, या वो अपने आप को दलित लेखक नहीं कहना चाहता, या अपने आप को वो एक माइनॉरिटी में आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, तो ये उसका अपना चॉइस है। तो आपने जैसा कि मेनन की बात की, ये शायद वैसा ही कोई केस होगा जिसमें आपको ये जानना जरूरी था कि जिस आदमी से आप ये बात पूछने जा रही हैं, या जिससे अगर आप अवेयर होती तो आप सवाल को दूसरे ढंग से फॉर्मुलेट कर सकती थी, पहुंचती आप वहीं। लेकिन फेस वैल्यू पर वो वहां एक तरह से एक सेंसिटिव टकराहट हो गई। तो जो आपको कहिए आपकी जो तलाश थी उसके रास्ते में वो एक छोटा सा रोड़ा बनकर
सामने आ गई। तो ये जो बैकग्राउंड चेक है, किससे आप पूछने जा रहे हैं, क्या वो इससे पहले इन बातों को थोड़ा टची होकर ले रहा था या ले रही थी, तो आप उसको माइनस करके आप अपने सवाल पर डायरेक्ट आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं साफ कर पाया। जी जी सर, क्यों बोले तो मुझे ये बात बोले थे आप बहुत कम्युनल है बोल के बोल दिए थे। हाँ आई एम नॉट कम्युनल, आई एम एज अ जर्नलिस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट ओनली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, हुई ही इसलिए क्योंकि आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक किए बिना उन मेनन साहब से बात कर रही थी। जी जी सर, लेकिन सर जस्टिस के वास्ते पूछ सकते सर, एक टाइम भी वैसा आ जाता ना सर कंपलसरी, वी शुड आस्क दैट क्वेश्चन, वी शुड रेज बिल्कुल, दैट क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल। वो पूछने के लिए, ये जिसको मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल बॉन्ड के, जिससे पूछा जा रहा है उसको ये न लगे कि समीना ट्रिविलाइज करने के लिए पूछ रही है, बल्कि पहले उसको सेम पेज पर लाने की जरूरत है। अगर आप सेम पेज पर लाने के लिए थोड़ा सा भी टाइम आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप मिसरीड नहीं की जाती और आपको कम्युनल ना कहा जाता, क्योंकि आप बेसिकली कम्युनल नहीं थी। आपका इरादा तो कुछ फैक्ट फेच करना था, लेकिन क्योंकि वक्त कम था और आपने उसके साथ वो जो एक म्यूचुअल बॉन्ड है या ट्रस्ट है वो नहीं बिल्ड किया। जी सर, मीन सर जो इंटरव्यू ले रहे उनका और अपना आइडेंटिटी पे भी ज्यादा इफेक्ट होता सर इंटरव्यू में, हाँ होता है, मतलब। होता है। इसके लिए आपको ये बहुत ही समझिए कि रपटीला रास्ता है, फिसलन भरा रास्ता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको वो कॉन्फिडेंस जीतना होगा, क्योंकि कोई आदमी ये इरादा करके नहीं बैठा हुआ है कि समीना आएगी, कोई सवाल पूछेगी और हम उसको कम्युनल बोल देंगे, ऐसा करके कोई बैठा नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से होती है, क्योंकि हम लोगों के जो फेलो जर्नलिस्ट हैं वो ये करते रहे हैं, वो चीजों को ट्रिविलाइज करने, सेंसेशनलाइज करने और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बयान को पेश करने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि उसी में उनको एक इंस्टेंट क्लिक बैट मिलता है। तो वो क्लिक बैट के लिए नहीं पूछ रही थी आप, बल्कि आप सचमुच किसी कंसर्न के तहत पूछ रही थी। ये कंसर्न आपका कन्वे नहीं हुआ। इरफान साहब, मेरा एक छोटा सवाल है। जी रिसेंटली मैंने ये इंटरव्यू देखा समधीश भाटिया का, जो केटीआर जो आईटी मिनिस्टर है तेलंगाना के। मैं आपका नाम देखिए नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं शकील बोल रहा हूँ इरफान साहब। शकील भाई, हाँ जी जी जी। मैंने समधीश भाटिया जो अनफिल्टर्ड बाय संदेश करके एक यूट्यूब चैनल है, हाँ हाँ उनका वो होस्ट थे, और केटीआर जो आईटी मिनिस्टर है उनका इंटरव्यू लिया था उन्होंने। कंक्लूजन में केटीआर ने एक लाइन बोला था कि संदेश हैज बीन एबल टू गेट आउट व्हाट आई हैवंट टोल्ड टू एनीवन एल्स। अब तक किसी को नहीं पता ऐसी इंफॉर्मेशन संदेश निकाल पाए। जी। तो इस स्किल को कैसे डेवलप करें कि वाकई में किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस कॉम्प्लीमेंट को हासिल कैसे करें? हाँ हाँ, वो तो देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि पहले तो चीज कि आपको दिलचस्पी लेनी पड़ेगी अपने गेस्ट में, पहली बात यह है। और आपके पास कोई इमीडिएट ये एजेंडा नहीं होना चाहिए कि आप चीजों को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मसालेदार, ट्रिविलाइज करने के लिए आप कोई काम करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि संदेश हो या जो और अभी एक दर्जन आधा दर्जन एंकर अचानक आए, वो गुफ्तगू के इस लॉन्ग फॉर्म स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर होकर आए कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे लंबी बातचीतें हो रही हैं, जो आपको गुफ्तगू के केस में भी देखने को मिलेगी। लोग कहते हैं कि अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो मैंने किसी को नहीं बताई। अक्षय कुमार ने कहा कि अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, जबकि वो मेरी पहली मुलाकात उनके साथ थी। लेकिन जब आप अपने गेस्ट को थोड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं और उसको ये समझ में आ जाता है कि जो कुछ वो कहने जा रहा है या जा रही है उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट प्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो संदेश के केस में बहुत कोई छोटे इंटरव्यू नहीं है कि आपने एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया, केटीआर को स्विच ऑन कर दिया, एक बटन दबा के और ऑफ कर दिया, नहीं। क्योंकि वो एक लंबी बातचीत थी तो उसमें ये पहलू वो पहलू और
जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशनल थ्रेड, उसको पकड़कर संदेश ने कुछ पूछा होगा, मैंने तो वो देखा नहीं। तो इस केस में ये कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिलेगा अगर आपने अपने गेस्ट में दिलचस्पी ली और आप मार के भागने के नोशन से आप वहां नहीं गए हैं। तो अगर गेस्ट के पास टाइम है और आपके अंदर उसने ये देख लिया गेस्ट ने कि आप उस किसी मैलिशियस इंटेंशन से नहीं आए हैं वहां, तो वो आपके सामने सारे पत्ते खोल देगा या खोल देगी। शकील भाई। जी बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। ये अब्दुल गनी बात कर रहा हूँ मैं। ये सवाल है कि ये बेसिकली हम मीडिया से ही अपडेटेड रहना चाहिए दैट इफ यू वांटेड टू अपने स्किल्स के लिए, या इट इज फ्रॉम अदर फील्ड्स आल्सो हम आके कर सकते हैं? हाँ, देखिए ये बात मैंने पहले दिन भी कही थी कि एक अगर आप कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, आप बेशक हो सकता है मीडिया प्रैक्टिशनर ना हो सकता है कि आप एक मार्केटिंग एजेंट भी ही हो, तो भी आपको अवेयर तो रहना ही चाहिए कि अगर कुछ जो क्रॉस रेफरेंसेस आ रहे हैं किसी बातचीत के बीच में, अगर आप उसको लेकर बिल्कुल ही ब्लैंक हैं तो आप उस बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो गेस्ट है, वो इस बात को समझ जाएगा कि आप इल रेड हैं या आप बहुत चूजी हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर और आप वर्सेटाइल नहीं है। तो हर चीज में आपको दिलचस्पी लेनी चाहिए। अगर आप एक वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ गेस्ट या लोगों से मिलना चाहते हैं या मिलने का शौक रखते हैं, तो आपको जो वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त ये जो लड़का है ओरी जो बिग बॉस में है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो फेनोमेना क्या है। मेरे लिए वो बिल्कुल एक नई चीज है, उसको मैं अभी समझने की कोशिश, कितना समझ पाऊंगा नहीं समझ पाऊंगा, हो सकता है कि जब तक मैं ओरी फेनोमेना को समझूं तब तक कोई एक नया फेनोमेना सामने आ जाए। लेकिन मैं एक इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशनिस्ट तभी होऊंगा जब मैं जो रेफरेंसेस आ रहे हैं बातचीत के बीच में उसको लेकर मैं इन्फॉर्म नॉडिंग कर पाऊंगा कि अगर मैं हाँ भी, किसी ने कहा कि क्या आपने मोए मोए गाना सुना, तो मैं जो, चूंकि मैंने नहीं सुना है तो मेरे सिर हिलाने में वो झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि हो सकता है अगले ही पल वो पूछे कि मोए मोए क्या चीज है और बिल्कुल मैं ब्लैंक हो जाऊं। तो ऐसी जिसे कहते हैं कॉट रेड हैंडेड ना हो, इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। जाहिर है कि एक आदमी के अवेयर रहने की एक लिमिटेशन है, लेकिन उस बाउंड्रीज को हमेशा पुश करते रहना चाहिए। हर तरह की चीज में दिलचस्पी लेना चाहिए। अंडर द सन जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारी सेंसिबिलिटी को या यंगस्टर्स की दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, हमें उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, अपने दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। मेरा नाम स्मृति नेगी है। जी स्मृति। मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने सुना है कि कोई भी गेस्ट हो, वो पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, वो एक्टर्स भी हो सकते हैं, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है हमको कि गेस्ट अपने क्वेश्चंस देते हैं कि हमसे यही क्वेश्चंस पूछिए। तो अगर ऐसा होता है कि गेस्ट ये देते हैं लिस्ट कि हमसे ये क्वेश्चन पूछिए, तो एज अ रिपोर्टर हमको उनसे वो क्वेश्चन पूछने चाहिए जो उन्होंने दिए, या हमको सोशल इश्यूज के क्वेश्चन भी पूछने चाहिए? कि जैसा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री साहब से पूछा गया कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो मतलब वो फिर रिपोर्टिंग वो रह गई, हम गेस्ट के हिसाब से चलेंगे या हम अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे? स्मृति, इसमें दो बातें हैं। या तो आपको ये काम असाइन किया गया है, अगर असाइन किया गया है यानी कि असाइनमेंट डेस्क ने या आपके इनपुट एडिटर ने कुछ कहा है कि ऐसा करके लाओ, तो अब आपका बस नहीं चलेगा वहां पर। या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए या फिर आप आ, आ, उस ऑर्डर को टो कीजिए। ये अब आपके सामने चॉइस है। तो अब उसमें कुछ लोग बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं कि चलो भाई जो क्वेश्चनियर हमको दिया गया वो भी पूछेंगे, कुछ गुंजाइश निकालेंगे इधर से उधर से कि कुछ अपना भी सवाल पूछ लें, थोड़ी सी जर्नलिज्म भी कर लें। लेकिन चूंकि आजकल खासतौर पर पिछले 8-9 वर्षों में ये बहुत ही अंधेरा छाने लग गया है और जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो सब कंट्रोल्ड हैं कॉरपोरेट कैपिटल से और वो सब पावर से ड्रिवन है, इसलिए कितना कर पाएंगी ये देखने की बात है। इसलिए अगर आपको ये असाइनमेंट कहीं बाहर से मिला है और आपको नौकरी करना है, तो आपको तो वही करना होगा जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, अनलेस कि आप रेबेल नहीं करती।
ये तो हो गई एक बात कि क्या ये असाइनमेंट गेस्ट तो हर कोई जो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहता है वो ये चाहता है कि उससे वो सवाल पूछे जाएं जिसमें वो कंफर्टेबल है। वो या उसका मैनेजर या उसका सेक्रेटरी या उसका पीआर एजेंट वो कोशिश करेगा कि आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाएं जिसके कुछ रटे रटाए जवाब। कई बार तो कुछ ऐसे डिग्नेटरीज जिनको सचमुच आउट ऑफ द बॉक्स सोचने, फॉर्मुलेट करने, डिलीवर करने की सलाहियत भी नहीं होती है, वो अपने सेक्रेटरीज से जवाब बनाकर रखते हैं, उनके डेटा शीट सामने रखते हैं, एक्सेल शीट सामने रखते हैं और वही जवाब देते हैं जो उनको सिखाया गया है। ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम जब आर्ट कल्चर या इस तरह की सॉफ्ट इंटरव्यूज की बात करते हैं, वहां पर कोई भी आर्टिस्ट आपसे ये नहीं कहता कि आपसे यही वो सवाल हैं जो आप पूछो। अगर वो ऐसा कहते भी हैं तो आप लिबर्टी ले सकते हैं, अनलेस कि आपको आपके एडिटर की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि यही पूछना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके सवाल के ये दो जवाब जो मुझे अभी फौरन सूझते हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, कि लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उनसे ये वाले सवाल पूछे जाएं, या कई बार वो पूछते हैं कि क्या सवाल पूछेंगे, उनकी एक लिस्ट दीजिए। मेरे केस में भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि लिस्ट दीजिए, मैं दे देता हूँ सिर्फ उनका दिल रखने के लिए। लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग आगे बढ़ा तो मैं वो सारे सवाल भूल जाता हूँ या मतलब किनारे कर देता हूँ, और तब मैं देखता हूँ कि वो सवाल तो उनके पीआर एजेंट को या मैनेजर या सेक्रेटरी को ही मैंने दिए थे। अभी फिलहाल गेस्ट हमारे सामने है जो हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, तो अब हमें अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत अपने सवाल बनाने हैं और पूछने हैं। तो उम्मीद है स्मृति आपको ये बात मतलब सेटिस्फाई कर रही होगी। थैंक यू सो मच, थैंक You यू are सो welcome. मच। स्मृति जी, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, bollindia.tv का यही मकसद है कि आप जो सवाल करना चाहते हैं आप लोगों से करें। वी विल प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म, विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी, और इंटरव्यू कंप्लीट हो जाती है, विल आल्सो ट्राई टू पब्लिश इन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड तो अगर आपको कहीं वैसा मौका नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपको फ्रीडम है आपके हिसाब से सवाल करने की, then you can use our platform. Thank you. Just wanted to add that, sir. थैंक यू सो मच। यस सर, माय नेम इज मोहम्मद अयाज। अयाज जी। जी, मैं ये पूछना चाहता था कि सर, जैसे आप तो ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और इतने साल का एक्सपीरियंस भी है। हमारा जैसा कि मेरा प्रोफेशन अलग है, आई एम इन द टीचिंग फील्ड, और मुझे किसी का इंटरव्यू करना है तो मैं सामने वालों को कन्विंस कैसे करूं? पहली सी बात। अच्छा, अब सामने वाला जैसे मिसाल के तौर पर कोई नाम लीजिए कि किसको आप कन्विंस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को वो सोशल हो गया, जैसे सोशल एक्टिविस्ट है या कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर है नाम जिसको लीजिए हम ना, इंटरव्यू नाम करना लीजिए। चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई अब नाम, मान लीजिए कोई सोशल एक्टिविस्ट है। ये भी एम्बिगुअस बात है, आप एक नाम लीजिए। आप नाम बोल दीजिए, जो भी सोशल एक्टिविस्ट का नाम है बोल दीजिए। आप किस तरह से जैसे कोई एक हाँ, नाम बोल नहीं, दीजिए जो आप जानते हैं। जैसे नहीं, मान लीजिए कि अभी अपने एक ये आईपीएस ऑफिसर जो अभी कैद में, उनकी वाइफ जो है, उनका इंटरव्यू मुझे करना है फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ, वो जो हाँ, तो गुजरात से है, आप संदीप सिंपली करके। सिंपली आप उनको पहुंचिए, उनके हाँ बच्चों का फोन नंबर लीजिए या उनका जी, ईमेल आईडी लीजिए या उनका सोशल जी, मीडिया पे डीएम कीजिए। आप कहिए कि आपका जी। नाम मोहम्मद अयाज है और आप उनसे ये हम्म। बात करना चाहते हैं। बस सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा, नहीं तो वो भी तो सामने पूछेंगे कि आप कौन है। आप कहिए मैं मोहम्मद अयाज हूँ। जी। और वो जर्नलिस्ट हिस्ट्री तो कोई है नहीं, जैसे सर कि आपने पहले कोई इंटरव्यू किया हुआ है या ऐसा कुछ। आप जहां से शुरू कर रहे हैं वही आपकी हिस्ट्री हो गई। आप कहिए कि हम शुरू कर रहे हैं, अच्छा जी, बिल्कुल हिचकने की जरूरत नहीं है। जी, ये उसी तरह है कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए अपने को पैसेंजर से पूछें कि भाई आज बारिश होगी कि नहीं। वो ये थोड़ी पूछता है कि आप जर्नलिस्ट जी, हैं। आप पूछ सकते हैं उससे आज बारिश जी, होगी कि नहीं। जी, जी, जी जी, थैंक यू सर। सर सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तो अयाज भाई, आप ये कह सकते हैं कि मैं इरफान सर का स्टूडेंट हूँ, जिन्होंने 500 से ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज बिल्कुल किए बिल्कुल हैं, कहिए। नसरुद्दीन शाह से लेके अक्षय कुमार से लेके, तो मैंने उनके पास सीखा है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी इंटरव्यू, आप देखिए वो ना नहीं कहेंगे। Actually, that will be an honor for me. Actually, it is an honor for me.
Yeah, on this note, we want to include you all as an co-host. अगर इरफान सर और 2 क्लास के बाद आपके सवाल देख के सेलेक्ट करेंगे आपको, तो जो नेक्स्ट इंटरव्यू इरफान सर लेंगे, आप उसमें एज ए को-होस्ट रहेंगे, आपको भी 1-2 सवाल करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. So I think, sir, that's we will be ending our session for today. And मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को, देखिए 100 लोगों की ये क्लासरूम है, सो ज्यादा से ज्यादा लोग फायदे उठाएंगे इरफान सर की टीचिंग का, तो इट विल बी गुड। सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज, यू ऑल हैव टू बिकम एन एडवोकेट्स नाउ एंड देन ट्राई टू प्रमोट दिस एंड गेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। उम्मीद है कि कल हम लोग एटलीस्ट 30 तो रीच करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. थैंक्स।